तो आपने बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम किया है, वहाँ के अनुभव को आपने किस तरह से लिया, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में उस अनुभव का बदलाव देखने को मिला? बालाघाट में काफ़ी अलग अलग तरह का फोर्सेज है, होक है, सीआरपीएफ है, कोबरा है, लोकल पुलिस है। तो इस तरह का बेसिकली इफ़ेक्टिव ऑपरेशन के लिए वो भी काफ़ी चैलेंजिंग काम रहता है। सर, महिलाओं के लिए हम बात करें तो महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहने वाली है? खासतौर पर हम भोपाल की बात करें तो जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं घरों से बाहर निकलने में, वो कैसे भोपाल पुलिस के सहयोग से सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? तो इसके भी अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग करवाई जाती है पुलिस कर्मियों की कि महिलाओं के साथ एक तो अच्छा व्यवहार हो, संवेदनशील हो के और काफ़ी अलर्टनेस के साथ हम महिला संबंधी अपराधों में काम करते हैं। सर, युवाओं की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे। युवा टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा जाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा भी इसी टेक्नोलॉजी के कारण अपराध में भी लिप्त होते जा रहे हैं। जितने भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें कैसे करना है और कौन कौन से जो है ना आईटी एक्ट से रिलेटेड क्राइम है, वो हमारे अवेयरनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहते हैं। जो युवा है उसकी एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज हो, हम लोग नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज मेरे साथ एक ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जिनकी पहचान उनके पद से नहीं बल्कि उनकी सोच, उनके काम और उनके नेतृत्व से बनती है। 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अपनी क्षमता से लोहा मनवाया और आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की कमान संभाल रहे हैं और भोपाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथों में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी की, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आप जब आए थे 2 फरवरी 2026 को, आपने जब पदभार ग्रहण किया था, उस समय सर मन में विचार क्या आया था आपके? वो क्योंकि भोपाल राजधानी और बड़ा शहर है तो नेचुरली यहाँ जो पुलिसिंग के जो चैलेंजेस हैं वो उसी हिसाब के हैं। तो इस तरह के सिनारियों में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्योंकि अगर हम देखें तो जो क्राइम है उसके भी नए नए डायमेंशन हमारे सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सर। फिर लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता जा रहा है और काफ़ी ट्रैफिक के चैलेंजेस भी एक तरह से बढ़ते ही जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती है, व्हीकल्स भी बढ़ते हैं। तो नेचुरली मतलब काफ़ी मेहनत मांगता है मतलब बड़े शहर की पुलिसिंग। सर, इसके अलावा हम बात करें तो आपने बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम किया है, वहाँ के अनुभव को आपने किस तरह से लिया, किस तरह से आपकी ज़िंदगी में उस अनुभव का बदलाव देखने को मिला? बालाघाट बेसिकली नक्सल जो ये माओवादी विचारधारा है तो एंटी नक्सल ऑपरेशन कंडक्ट करना एक अलग चैलेंज है और आपको जो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट हो और वो तभी आपके पास रहता है जब आपके पास एक डेडिकेटेड टीम हो। दूसरा, लोगों का सपोर्ट हो, लोगों का भरोसा आपको जीतना पड़ता है। फिर इनपुट होने के बाद आपको ऑपरेशन कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो बालाघाट में काफ़ी अलग अलग तरह का फोर्सेज है, होक है, सीआरपीएफ है, कोबरा है, लोकल पुलिस है। तो सभी के बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अपने को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। फिर क्योंकि नक्सल्स का कोई बॉर्डर नहीं होता, इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों स्टेट हैं अफेक्टेड, तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रेगुलर इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग कंडक्ट करना, तो इस तरह का बेसिकली इफ़ेक्टिव ऑपरेशन के लिए वो भी काफ़ी चैलेंजिंग काम रहता है। सर, इस चैलेंज को जब आपने स्वीकारा था, जब फर्स्ट टाइम आप बालाघाट पहुँचे, उस दौरान जब कई बार हमने भी सुना था, क्योंकि हम भी अपने इनपुट में और अपने लेते रहते थे, जब हम खबरें चलाते तो पता चलता है कि आज नक्सली मुठभेड़ हो गई है, आज नक्सलवादियों को पकड़ा गया है। हालांकि कई पुलिस के जवान भी शहीद होते थे। तो ये जो सर पूरा अनुभव था, तो क्योंकि मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त में भी लाया गया है
और जब बालाघाट में ही, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो बालाघाट में ही जब ये फाइनल हुआ था कि अब नक्सल यहाँ पर नहीं है, उसके बाद मध्य प्रदेश में तमगा लगा। तो सर इस पूरे ऑपरेशन, जैसे कि आपने बताया कि पूरा ऑपरेशन आपने कंडक्ट किया, सारे तरीके से आपने आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी किस तरह से इसमें सर यूज़ की गई, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बेसिकली ये मोबाइल का बहुत कम यूज़ करते हैं नक्सलाइट, काफ़ी कम यूज़ करते हैं, और उसमें भी बहुत ही यानी कि वो बहुत ही स्पेरिंगली यूज करते हैं मोबाइल को, बहुत कम यूज करते हैं। और बाकी जितने जो दूसरे क्रिमिनल होते हैं, वो जैसे वीपीएन यूज करना, अपनी पहचान छुपाना, वो सब तरह की जो नॉलेज है वो नक्सली भी उसी तरीके से यूज करते हैं उसको, मोबाइल को। तो मोबाइल मतलब टेक्निकल सर्वेलेंस का बहुत ही लिमिटेड रोल हो जाता है एंटी नक्सल ऑपरेशन में। लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पे जो है ना टेक्निकल एनालिसिस करना, कहीं भी अगर टेक्निकल इनपुट कुछ मिलता है तो जितना हम उसमें से निकाल सकें उसका यूज करना। फिर कुछ एक सॉफ्टवेयर हैं बहुत सारे, जैसे आप क्योंकि नेचुरली जो टेरेन है काफ़ी टफ है, तो आपको जो टेरेन का एनालिसिस करना है उसके कई सॉफ्टवेयर हैं, टेक्निकल सॉफ्टवेयर, उनके भी हम अपडेटेड सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं ऑपरेशन प्लान करने में। तो टेक्निकल चीज़ों का तो एडवांटेज हमें जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ लेना पड़ता है, और टेक्नोलॉजी यूज़फुल रहती है। यानी सर आप ये मानते हैं कि पुलिस में टेक्नोलॉजी की भूमिका होनी चाहिए, जो पुलिसिंग कराई जाती है उसमें टेक्नोलॉजी का भी पार्ट होना चाहिए सर? नहीं, बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी के जो एडवांटेज है पुलिसिंग में, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और टेक्नोलॉजी का यूज भी काफ़ी बढ़ा है। हाँ, पुलिसिंग के हर एस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा है। बिल्कुल सर, हाल ही में एक कुछ घटनाएं भोपाल में सामने निकल कर आई थी, जैसे कि आपको भी मालूम होगा, अलग अलग जगहों पर बम की धमकियां मिलती रहीं। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया आरोपियों को पकड़ने के लिए कि ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। हाल जैसे कि आपने बताया कि वीपीएन का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यही निकल कर आता है कि कुछ शरारती तत्व हैं जो ऐसा कर सकते हैं। कई मेल्स आए, यूनिवर्सिटीज़ में मेल आए, अलग अलग जगहों पर आए। तो इसको आप किस तरह से देख रहे थे, इसको किस तरह से लीड कर रहे थे? क्या वाकई में इसमें कहीं तह तक कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर ये सिर्फ एक शरारत मानी जा सकती है? नहीं, ये तो एक कोई शरारती तत्व है जो भोपाल में जैसे काफ़ी जगह वो झूठी अफवाहें फैलाता है, तो वो तो एक शरारती तत्व है। काफ़ी झूठी अफवाहें वो फैला भी चुका है। ट्रैकिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करते हैं। बिल्कुल सर। कुछ टेक्निकल प्लेटफॉर्म हैं वो जानकारी शेयर नहीं करते, तो उसकी ट्रैकिंग में टाइम लग जाता है। सर ये माने जाए कि टेक्नोलॉजी जहाँ एक और अच्छी भी है, तो वहीं कुछ बुरे प्रभाव भी इसके देखने को मिल रहे हैं। नहीं, वो तो मतलब टेक्नोलॉजी का क्रिमिनल्स मिसयूज करते हैं। जो अपने इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे पुलिस है या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उसको एक पॉजिटिव काम के लिए उपयोग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नेचुरली बहुत सारे केसेस में अब इसी को हम वो मेल भेज रहा है, झूठी अफवाहें फैला रहा है। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन क्योंकि वो उसको टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो वो मिसयूज कर रहा है, उसको ट्रैक करने में टाइम परेशान सबको कर रहा है कुल मिलाकर। हाँ, परेशान कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है परेशान, क्योंकि हमारे मीडिया के साथी भी होते रहे लगातार, वो भी कवरेज के लिए ढूंढते रहे, पुलिस भी हाँ, होती रही। वो तो हमें अब इस तरह की खबर है तो उसको हम प्रिकॉशन तो लेना पड़ता है, हमें अपना प्रोसीजर तो पूरा करना ही पड़ता है। तो नेचुरली वो परेशानी तो होती है, काफ़ी लोगों को होती है। सर इसके अलावा कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि जनता और पुलिस के बीच एक जो दूरी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी महसूस होती है, क्योंकि आप अब भोपाल में पुलिस कमिश्नर की आपने कमान संभाली है, ऐसे में जो दूरी हो रही है जनता और पुलिस के बीच में, एक दूरी देखने को मिलती है, इसको कम करने के लिए सर क्या एक तैयारी आपने सोच के रखी कि हम इस तरह से जनता के बीच में भरोसा पैदा करेंगे? वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो पब्लिक ट्रस्ट है पुलिसिंग में वो और अच्छा हो। इसके लिए बहुत सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल भी हैं पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से भी,
और ये पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल जितने भी हैं या एकेडमी हैं उसमें इससे संबंधित टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। फील्ड में हमें जैसे अपना जो बीट सिस्टम है या माइक्रो बीट सिस्टम है, वो भी बेसिकली एक मैकेनिज़्म है कि पुलिस और पब्लिक और क्लोजली एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। और ये जो हम जैसे माइक्रो बीट सिस्टम में ही जैसे लोगों के जनसंवाद का कार्यक्रम यहाँ हर थाने में किया जाता है, वो भी एक उसी का हिस्सा है कि ये जो दूरी है कम हो और पब्लिक का ट्रस्ट बढ़े पुलिस की फंक्शनिंग में। और भी कई मैकेनिज़्म हैं, अलग अलग तरह के प्रोग्राम भी होते रहते हैं बीच बीच में। और जो एक्सेसिबिलिटी है बेसिकली मतलब पुलिस को सेंसिटिव रहना है, खासकर महिलाओं बच्चों की तरफ। और कई अपने पुलिस मित्र योजनाएं भी हैं काफ़ी, जैसे थानों में भी आपको देखा होगा कि कई अलग से वो रूम बने हुए हैं जिसमें बच्चों के लिए कुछ चीज़ें रखी जाती हैं कि वो बच्चे बहुत ही अर्ली स्टेज से पुलिस के संपर्क में आएँ और उनको पुलिस से आगे चल के किसी तरह का उनके दिमाग में डर ना रहे। तो कई तरीके से हम इस दूरी को कम करने की कोशिश करते हैं। सर, महिलाओं के लिए हम बात करें तो महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता रहने वाली है? खासतौर पर अगर हम भोपाल की बात करें तो जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं घरों से बाहर निकलने में, वो कैसे भोपाल पुलिस के सहयोग से सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? महिलाओं के बारे में के खिलाफ भी जो अपराध हैं महिला के खिलाफ, तो उसमें काफ़ी इसके भी अलग से ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। अलग अलग टाइम पे ट्रेनिंग करवाई जाती है पुलिस कर्मियों की कि महिलाओं के साथ एक तो अच्छा व्यवहार हो और जो भी उनके महिला संबंधी अपराध हैं उनमें बहुत ही संवेदनशील होकर हम काम करें। तो काफ़ी यानी कि महिला संबंधी अगर कोई ऐसा अपराध है तो उसका टाइम बाउंड मैनर में हमें चालान भी पेश करना पड़ता है। तो संवेदनशील होके और काफ़ी अलर्टनेस के साथ हम महिला संबंधी अपराधों में काम करते हैं। सर, युवाओं की हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे। युवा टेक्नोलॉजी पर सबसे ज़्यादा जाते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा भी इसी टेक्नोलॉजी के कारण अपराध में भी लिप्त होते जा रहे हैं। तो सर, युवा टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, अपराधों में लिप्त ना हो पाए, इसको लेकर सर कोई प्लान तैयार किया गया है कि किस प्लान के तहत हम युवाओं से संवाद करें, या फिर ताकि वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग अच्छाई के लिए करें, बुराई के लिए नहीं? वो बिल्कुल सही बात है। इसमें खासकर जितने भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी का यूज़ हमें कैसे करना है और कौन कौन से जो है ना आईटी एक्ट से रिलेटेड क्राइम है, वो हमारे अवेयरनेस कैंपेन का भी हिस्सा रहते हैं। साइबर फ्रॉड अवेयरनेस वो भी इसी का हिस्सा है, ताकि जितना साइबर अवेयरनेस होगा तो दूसरे लोग डिस्करेज होंगे साइबर क्राइम कमिट करने के लिए। बाकी स्कूल कॉलेजेस में भी हम अलग अलग प्रोग्राम करते हैं इस संबंध में कि क्या क्या नेगेटिव पॉइंट हैं और खासकर ड्रग्स से बचाव के उपाय हों। तो वो सब उसी दिशा में है हमारा कि जो युवा है उसकी एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज हो, मतलब नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाए। दूसरा, जैसे कि आपने बताया ड्रग्स का नाम लिया, और अभी कुछ दिनों पहले हमने भी देखा था कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन भी चलाया गया था, ड्रग्स के खिलाफ एक ऑपरेशन तैयार किया गया था, भोपाल में भी चला था। कभी कभार तो सर नज़र ये भी आता है कि हमने एक फ़िल्म देखी थी उड़ता पंजाब, और ऐसा कभी कभार नज़र आता है कि शाम का अंधेरा जैसे 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 शाम होती जाती है, अंधेरा धीरे धीरे बढ़ता जाता है, भोपाल भी उड़ता हुआ भोपाल बन रहा है। युवा नशे की हालत में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स, चरस और अफीम इस ओर वो बढ़ रहा है, इस ओर जा रहा है। ये सप्लाई चेन सर कहाँ से हो रही है? इसको पकड़ने का या इसको ख़त्म करने की कोई तैयारी सर, प्लान? नहीं, उसकी हमने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि एक तो हर बीट सिस्टम में हम हर माइक्रो बीट में कि कौन कौन ड्रग्स के यूज़र हैं, कौन कौन ड्रग पेडलर हैं
और कहाँ से बाहर से सप्लाई होती है इसकी, उसका पूरा डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं। और इसमें हम अपना एक जो इंटेलिजेंस नेटवर्क की भी बहुत ज़रूरत होती है, कि जहाँ भी इस तरह का ड्रग्स का ट्रांजैक्शन होता है, ताकि हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और हम कार्रवाई कर सकें। सर, ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो जहाँ पार्टीज होती है, चाहे होटल हो चाहे पब, इन जगहों पर सबसे ज़्यादा ये जो ड्रग्स का खेल है वो देखने को मिलता है। हाँ, ड्रग्स के कई कंजम्पशन की जगह हो सकती है, एक जो आपने बताया वो भी हो सकती है, बाकी और भी बहुत सारी जगह हैं। तो जो हम ड्रग के हॉटस्पॉट्स का जो मैंने बताया, जो डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं, उसमें ड्रग के हॉटस्पॉट्स पे भी हमारा फोकस है, और एक सिस्टमेटिक वे में इस ड्रग्स का जो चैलेंज है इसको हम फाइट कर सकें। उसी के एफर्ट्स हम एक प्लान्ड और कोऑर्डिनेटेड वे में करेंगे। इसमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी पुलिस को मिलकर काम करना होता है। तो इस बारे में हम बिल्कुल बहुत गंभीर हैं, और ये प्रॉब्लम भी बहुत ही गंभीर है, तो हम इस पर काम करेंगे। सर, इसके अलावा कोई ऐसा केस या कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको आज तक याद रहता हो, या आप उस केस को मिस करते हैं आज भी? एक ऑपरेशन था जिसमें यानी कि अपना फोर्स है वो लगभग 6 घंटे तक घास में बैठा रहा फॉरेस्ट नाके के सामने, और जो फॉरेस्ट के जो वन रक्षक हैं और चौकीदार हैं वो भी वहीं घूमते रहे, और उनको बिल्कुल पता नहीं लग पाया कि फोर्स 6 घंटे से यहीं बैठा है जंगल में। हाँ, और फिर वहाँ नक्सली आए और हमारा ऑपरेशन हुआ, और जिसमें 2 नक्सली मारे भी गए। उसमें AK-47 मतलब 3 वेपन हमने रिकवर किए थे। तो यानी कि हमारा फोर्स रात को चल के गया और वहीं जाके लेट गया, और बिल्कुल उसी फॉरेस्ट चौकी, बेसिकली उसको फॉरेस्ट नाका बोलते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे, मतलब ये ऑपरेशन भी बड़ा अच्छा था। मतलब सर, आपने बताया जिस प्रकार 6 घंटे तक घास के अंदर हाँ, बैठे घास रहना, में ही बैठे रहे बिना मूवमेंट किए, और किसी को पता नहीं चलना बगैर, कि और वो फॉरेस्ट वाले वहीं अपना जो थे वहाँ वन रक्षक और चौकीदार वो वहीं काम कर रहे थे, तो उनको पता नहीं लग पाया। तो यानी कि इतना बहुत ही अपने को ध्यान रख के ऑपरेशन करना पड़ता है नक्सल एरिया में, और तभी सफलता मिल पाती है। बिल्कुल सर। सर, कभी कभार सर ऐसा माहौल बना है कि राजनीतिक, मीडिया का और सामाजिक प्रेशर एकदम से आ गया हो, उस दौरान सर आपने अपने आप को संतुलित कैसे रखा, अपनी टीम को कैसे संतुलित रखा सर? नहीं, देखो वो तो पुलिस तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। हाँ, बाकी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कई स्टेक होल्डर होते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी भी होती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, और दूसरे भी बिजनेसमैन भी होते हैं, कई तरह के स्टेक होल्डर होते हैं। तो अब डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का हक है। हाँ, सभी लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, बहुत सारे एक पुलिस ऑफिसर के पास जो है ना बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने जो कानून है उस हिसाब से काम करना पड़ता है। सर, कुछ अलग भी क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। सबसे पहला तो सर मैं जानना चाहता था कि अगर आप IPS अधिकारी नहीं होते तो आज क्या होते? क्या सोचा था आपने शुरुआत में? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकता। मेरा सिलेक्शन 2004 में, जनवरी 2004 में मैं DYSP लगा था हरियाणा पुलिस में जी। उससे पहले मैं 4 जगह और नौकरी लगा था सिविल डिपार्टमेंट में। फिर वहाँ DYSP लगने के बाद मैं मई 2004 में इधर IPS में हो गया, मतलब दोनों जगह ही पुलिस में हुआ। तो अब कुछ तो सर मतलब बचपन से सोचा था कि मुझे पुलिस में जाना है, या फिर कुछ और सोचा था नहीं, कि? मैंने कुछ नहीं, मैं तो ये था कि भाई सबसे पहले तो कोई नौकरी मिल जाए दाल रोटी के लिए। हाँ, बाकी ये एग्ज़ाम दिया मैंने तो लकीली इसमें हो गया। अगर नहीं होता तो अब
उसके बाद भी नहीं, अब वो DYSP में हो गया था, वो भी पुलिस ही थी, इन दोनों में ही नहीं होता तो और भी 4 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो उनमें से कोई बेसिकली फिर तो ये रहता ना कि अगर ये 2 में भी नहीं होता तो मेरा एक ट्रांसलेटर में हुआ था सिलेक्शन, बाकी नौकरी तो मैंने छोड़ दी थी तैयारी के चक्कर में। तो वो ट्रांसलेटर ज्वाइन करनी पड़ती मुझे। यानी अगर आप IPS नहीं होते तो ट्रांसलेटर होते। हाँ, वो अगर उसकी डेट रहती ज्वाइनिंग की हाँ, वो भी थोड़ा, हाँ अभी मुझे पूरा याद भी नहीं आ रहा, लेकिन मैंने छोटी नौकरी मतलब थोड़ा 1-2 बार रिस्क भी लिया कि भाई तैयारी करनी है तो अब थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो अब वो, लेकिन कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ता है आजीविका के लिए। बिल्कुल सर। सर जैसे कि आपने बताया, क्योंकि अब आप पुलिस कमिश्नर हैं, IPS ऑफिसर हैं, और अगर पुलिस भी एक पुलिस कर्मचारी भी होते हैं, पुलिसकर्मी भी होते हैं, तो भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है। प्रेशर के साथ साथ फील्ड पर ज़्यादा रहना पड़ता है। दूसरी बात, परिवार को समय कम नहीं मिल पाता है। सर जब थोड़ा समय निकलता है तो आप कैसे अपने आप को रखते हैं, या फिर परिवार के लिए जो समय होता है वो किस तरह से सर निकाल पाते हैं? तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस के चैलेंजेस तो होते हैं, और पुलिसिंग की जो भी ऐसी है कि अगर कहीं मान लो आपको कोई ज़रूरी काम आ गया तो आपको करना पड़ेगा, और वो ज़रूरी काम कभी भी हो सकता है। तो थोड़ा टफ तो है वर्क लाइफ बैलेंस बनाना, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। प्रायोरिटी तो काम को ही देना पड़ता है, पहले तो काम ही है, बाकी फिर एक बैलेंस बनाना मुश्किल है, लेकिन कभी बैलेंस बन जाता है, कभी नहीं बनता, सब तरह की सिचुएशन आती हैं। तो सर घर पे विवाद की स्थिति होती ही नहीं होती? शुरू के सालों में ज़्यादा होती थी, फिर धीरे धीरे परिवार वाले भी समझ जाते हैं कि इंतज़ार करना वो हो जाएगा, इंतज़ार करना ही नहीं चाहिए। पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे वो भी समझ जाते हैं। तो टफ तो है, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी तो काम को ही देनी पड़ती है। सर आप भोपाल में हैं, तो भोपाल में से सर क्या खास बात आपको लगी, ऐसे कौन सी खास जगह आपको लगी कि आपको लगा कि हाँ भोपाल अच्छा है? नहीं, भोपाल सुंदर शहर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पोल्यूशन भी कम है, तो भोपाल की तो सभी तारीफ़ करते हैं, अच्छा शहर है भोपाल, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे। सर चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कई बार, लेकिन तस्वीरें ऐसी निकल कर आती हैं शहर के अंदर कि जब लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, नियम तोड़ते हैं, चाहे वो रेड सिग्नल हो या फिर तमाम हेलमेट ना लगाना या सीट बेल्ट ना लगाना, ऐसे लोगों के लिए सर एक शब्द में क्या कड़ा संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, उसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करें सभी, ताकि किसी और व्यक्ति को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो पुलिस भी कार्रवाई करेगी, उसमें परेशानी भी होगी। तो सर भोपाल को आप आने वाले 1 से 2 साल के अंदर किस तरह का देखना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई प्लानिंग्स की हैं, क्योंकि कई बार हम लोग भी आपके बारे में सुनते हैं, मैं भी जब पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि आपका ही एक प्लानिंग्स लेकर आए हैं शहर के अंदर। तो आने वाले 1-2 साल के अंदर आप भोपाल को किस तरह से सर देखना चाहते हैं? भोपाल में एक तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़े पुलिसिंग में, लोगों का, उनकी जो भी शिकायतें हैं उनका टाइमली डिस्पोजल हो, लोगों को अच्छा लगे पुलिस के पास जाके, ट्रैफिक अच्छा हो, क्राइम पे कंट्रोल हो, लोग सुरक्षित महसूस करें। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव को लेके मेहनत करनी है। सर इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आपको मेहनत करनी है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़े, पब्लिक पुलिस पर विश्वास करें, लेकिन सर कई बार स्थितियाँ ये बनती हैं कि लोग थानों में पहुँचते हैं और FIR नहीं हो पाती है, FIR नहीं लिखी जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सर हम लोगों के सामने भी आए हैं, पास भी निकल कर आए हैं, और उसमें ये होता है अंत में कि एक आवेदन ले लिया जाता है और कहा जाता है कि हम बाद में FIR कर देंगे। तो पब्लिक भी ये सोचती है कि अब कौन जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे जब वो गुस्से में जाता है, जो भी जाता है, फिर उसके बाद नहीं आता है, और कोई बड़ी घटना घट जाती है। तो सर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो थानों में जा रहे हैं, भोपाल के थानों में जा रहे हैं, तो कितने वो बिल्कुल बेझिझक होकर थानों में जाएं? नहीं, बिल्कुल पब्लिक बिल्कुल बेझिझक होकर थाने में जाएं, उनकी सुनवाई होगी, और अगर कहीं सुनवाई नहीं होती है तो पुलिस के अलग अलग चैनल हैं, सुपरवाइजरी चैनल, थाना प्रभारी के ऊपर ACP है, फिर एडिशनल DCP है, DCP है, एडिशनल CP हैं, CP हैं,
तो काफ़ी बिल्कुल ये जितने भी सुपरवाइजरी चैनल हैं, इनका काम ही है ये इंश्योर करना कि जो भी ग्रीवांस लेके आता है उसकी सुनवाई हो, टाइमली सुनवाई हो और जो सही कार्रवाई है वो हो, और हम बिल्कुल सही कार्रवाई करेंगे और उसको टाइमली करेंगे। सर, एक अच्छे पुलिस अधिकारी के लिए, एक अच्छे पुलिसकर्मी के लिए क्या गुण होना चाहिए सर? अच्छे पुलिस, क्योंकि पुलिस एक मतलब बहुत सारी सोसाइटी जो पुलिस की जॉब है वो जनरली हमेशा ऐसी चीज़ों से डील करने की होती है कि जिसमें क्रिमिनल कंपोनेंट होता है। तो पुलिस ऑफिसर को जो है ना, एक तो कूल रहना बहुत ज़रूरी है। कूल रह के अपनी मेहनत करते जाएं तो अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी जैसे आपने बताया कि आपने मेहनत करी, तैयारी की, जब युवावस्था में आपने कई ज़्यादा जॉब के लिए, आपने आईपीएस बनने के लिए कई नौकरियों को भी छोड़ा। अभी भी सर कई ऐसे युवा हैं जो आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे युवाओं के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, उसमें तो मेहनत करें। बेसिकली मेहनत का तो कोई अल्टरनेट है नहीं, और मेहनत भी इंटेलिजेंट हार्ड वर्क करें। वैसे पढ़ने को तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना ही पढ़ते जाओ, लेकिन जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के पढ़ें। और किसी भी चीज़ की गारंटी तो कुछ है ही नहीं, आप मेहनत करते जाएं, लेकिन एक प्लान बी भी रखें साथ में, क्योंकि कोई लक का अपना रोल होता है हर तरह के परसूट में। तो मेहनत करते जाएं और बगैर कोई ज़्यादा, बगैर किसी स्ट्रेस के अच्छी मेहनत करेंगे तो कामयाब भी होंगे। सर, अंत में शहर वासियों के लिए, भोपाल वासियों के लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, मेरी सभी शहरवासियों से यही अपील है कि भोपाल पुलिस बिल्कुल कमिटेड है कि हम जो भी करेंगे सही कार्रवाई करेंगे, और शहरवासियों को भी जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए। हम दोनों मिल के भोपाल शहर को एक अच्छी पुलिसिंग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी, जिनके नेतृत्व में ये माना जा सकता है कि भोपाल आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा और सुरक्षित रहेगा। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस की नहीं है, बल्कि हम सब की साझी जिम्मेदारी है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। जब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।